दृश्य एकेडमी में आपका स्वागत है। हम इतिहास का जो लेक्चर लास्ट में देखे थे वह था मौर्योत्तर काल। ठीक, आज हम उसके बाद पढ़ेंगे गुप्त काल। ठीक, आज हमारा जो सब विषय है वह रहेगा गुप्ता पीरियड, गुप्त काल। ठीक, देखिए जो गुप्तों का जो क्षेत्र था, है ना, वह क्षेत्र था आपका यूपी बिहार, और मुख्य रूप से यूपी। क्वेश्चन पूछ सकता है गुप्तों का जो प्रमुख क्षेत्र था वो कौन सा था, यूपी था, बिहार था, यूपी बिहार दोनों थे। ठीक, तो उनका जो प्रमुख फैलाव था वह था आपका यूपी और बिहार, जिसमें यूपी कुछ ज्यादा प्रमुख था, क्योंकि जितने भी हमको गुप्त ज्यादातर जो अभिलेख मिले हैं वो हमको यूपी या उत्तर प्रदेश से मिले। देखिए गुप्तों के बारे में ऐसा मानना था कि इनका जो वर्ण था वह वैश्य थे, और जो गुप्ता जो सरनेम है उसी का जो ये गुप्त बना है उसी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ठीक, कुषाण हम लोग पढ़े थे, कुषाण के बाद तुरंत बाद हमें गुप्तों की सामग्री मिलती है पुरातत्व में। ठीक, कुषाण गए उसके तुरंत बाद हमें क्या, जो भी उत्खनन हो रहा है वहां पे हमें क्या मिल रहा है, गुप्तों की सामग्री मिलती है। तो ऐसा माना जाता है कुषाणों के बाद जो उस क्षेत्र में प्रभावशाली रहे वो गुप्त रहे। ऐसा माना जाता है कि जो कुछ गुप्त थे वह कुषाणों के क्या थे, सामंत थे। फिर कुषाणों की स्थिति, जैसे सभी हमने अभी तक राजाओं में देखा है कि स्थिति कमजोर हुई तो उनके सामंत क्या हो गए, प्रबल हो गए। उन्होंने अपना उत्तराधिकार क्षेत्र वहां पे बना लिया, उस क्षेत्र पे अपना अधिकार जमा लिया। ठीक, इनकी जानकारी के स्रोत को भी हम दो भागों में देख सकते हैं, साहित्यिक स्रोत देख सकते हैं, ठीक, पुरातात्विक स्रोत देख सकते हैं, और आपके विदेशी यात्रियों के विवरण देख सकते हैं। ठीक, तीन भागों में इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक, कौन कौन से स्रोत, तो देखिए कौन कौन से हैं, साहित्यिक, पुरातात्विक और हम विदेशी यात्री विवरण। ठीक, देखिए साहित्यिक स्रोत में उस समय आता है जो कालिदास की सभी रचनाएं, है ना, कालिदास की रचनाएं जैसे ऋतुसंहार, देवी चंद्रगुप्तम, कुमार संभव, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सभी आपके गुप्त पीरियड से रिलेटेड है। शूद्रक की मृच्छकटिकम, ठीक, वात्सायन की कामसूत्र, ये कुछ प्रमुख किताबें हैं जो गुप्त एरा से रिलेटेड है। और भी बुक्स हैं पर ये कुछ प्रमुख हैं। ठीक, पूछते हैं क्वेश्चन कि कौन सी बुक किस से संबंधित है। पुरातात्विक स्रोत में देखा जाए तो जो सबसे प्रसिद्ध पुरातात्विक स्रोत है वह है प्रयाग प्रशस्ति, जो समुद्रगुप्त का है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने इसको समुद्रगुप्त की गाथाओं पे मतलब वर्णन किया है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का, उसके प्रशासन का, सबका वर्णन किया गया है। इसके बाद एक दूसरा जो पुरातात्विक स्रोत है उसमें आ जाता है आपका, पुरातात्विक में हमने देखा प्रयाग प्रशस्ति। ठीक, दूसरा है आपका भीतरी का, आपका एक है स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख। ठीक, भीतरी का लेख है। इस भीतरी स्तंभ लेख में क्या है कि भीतरी लेख में है आपके हुण आक्रमण की जानकारी दिया गया है। ठीक, ये किसके संबंधित है, स्कंदगुप्त से। आगे जब हम गुप्तों के शासक पढ़ेंगे तो वहां हम ये भी देखेंगे कि किस शासक ने कौन कौन से लेख लिखवाए हैं। ठीक, इसके बाद है आपका स्कंदगुप्त का ही जूनागढ़ अभिलेख, जिससे ये पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने जूनागढ़ जो उस समय की जो झील थी, वहां सुदर्शन झील भी हमने देखा है, तो यहाँ पे स्कंदगुप्त ने भी काम किया है उस झील पे। ठीक, इनके समय के जो पुरातात्विक स्रोत में एक आते हैं सिक्के। ठीक, सिक्के हमें ध्यान रखना, इस समय सिक्कों को बोला जाता था दिनार। दिनार ऐसे सिक्के होते थे जो सोने से बनते थे। दूसरा है रूपक। रूपक जो सिक्के होते थे यह चांदी से बनते थे। और तीसरा है माशक। माशक सिक्के जो होते थे यह तांबे से बनते थे। तीन प्रकार के सिक्कों का प्रचलन था। ठीक, इसी पुरातात्विक स्रोत में हम इस समय के कुछ प्रमुख मंदिरों को देखते हैं जो स्थापत्य के अंतर्गत आएंगे। ठीक, 5-6 मंदिर हैं, जैसे इनको लोकेशन के साथ याद रखिएगा क्योंकि लोकेशन मैच में पूछता है। ठीक, एक तो इनकी लोकेशन पूछ सकता है कहां पे है। ठीक, और यही पूछेगा भी तो, क्योंकि ये तो सब जानेंगे कि गुप्त एरा का है,
लोकेशन कहाँ पे, इसको ध्यान रखिएगा। मैच मेकिंग में पूछ सकता है, तिगवा का विष्णु मंदिर, ठीक। पहला है तिगवा को विष्णु मंदिर, दूसरा है भूमरा का शिव मंदिर, ठीक। भूमरा का शिव मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ठीक। भीतर गांव का मंदिर, और आपका झांसी का दशावतार मंदिर। ये 5 झांसी का बोल रहा हूं, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है झांसी में, ठीक। गड़बड़ हो जाता है, ठीक। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, इनकी लोकेशन आपको ध्यान रखनी है, कौन कहाँ कहाँ पे है। तो अभी जैसे हमने देखा देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पे है, यह है झांसी में, ठीक। भीतर गांव का मंदिर है कानपुर में, ठीक। देखिए आप देखो, ज्यादा देखो आपको यूपी का पूरा टच दिखेगा इसमें, है ना। वही हमने अभी देखा कि जो इनका मुख्य क्षेत्र था वो कौन सा था, उत्तर प्रदेश था। नचना कुठार का मंदिर पन्ना, ठीक। भूमरा का जो शिव मंदिर है यह है आपका सतना का, और तिगवा का है जबलपुर, ठीक। ये सारे जो आप देखो, आपको लग रहा होगा कि एमपी के क्षेत्र हैं, पर इनका टच यूपी ही आ जाता है ना, उस बॉर्डर पे ही लगभग ये थोड़े से पहुंच जाते हैं, ठीक। तो इन सब जितने भी ये मंदिर है उनकी लोकेशन आपको याद रखनी है, ठीक। जबलपुर, सतना, पन्ना, कानपुर, झांसी, ठीक। सिक्कों में एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जो हम इसके पहले सिक्के पढ़े, तो जो सिक्के थे इसका सबसे बड़ा ढेर हमें राजस्थान के बयाना से मिला है। कहाँ मिला है सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर? गुप्त काल का बयाना मिला है राजस्थान से, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब विदेशी यात्री में देखते हैं कौन कौन आए, किसने क्या क्या बताया है, ठीक। देखिए इस समय विदेशी यात्रियों में आपको जो मिलेंगे, पहले हैं फाहयान, ठीक। फाहयान कब आते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, है ना, फोक्यू की इनकी रचना है। फाहयान के बाद हेनसांग आते हैं, ठीक। हेनसांग, देखिए हेनसांग आते तो हर्ष के समय है, पर यह कुमारगुप्त, बुद्धगुप्त और नरसिंहगुप्त का उल्लेख अपने विवरण में करते हैं। किस किस का नाम ध्यान रखिएगा? कुमारगुप्त, बुद्धगुप्त और नरसिंहगुप्त का, ठीक। पूछ लेगा कि हेनसांग ने किसका किसका विवरण किया है। इनके अजंता के कुछ चित्र हैं, अजंता की गुफा है महाराष्ट्र में, इसके जो कुछ चित्र हैं वह भी हमें गुप्त काल के माने जाते हैं, ठीक। देखिए गुप्त काल का जो संस्थापक थे, ठीक, उसके बारे में थोड़ा सा विद्वानों में मतभेद है, पर हमें एक दो मुहरें मिली हैं जिसपे क्या अंकित है? श्री गुप्तस्य, ठीक, ये अंकित है। तो इस कारण अनुमान लगाया जाता है कि जो इनके पहले शासक थे वह कौन थे? श्री गुप्त थे, ठीक। श्री गुप्त की जो उपाधि थी वह थी महाराज की, ठीक। उस समय जो यह उपाधि होती थी महाराज की, यह सामंतों की उपाधि होती थी, ठीक। और इसके पहले भी हमने बताया कि कुषाणों के यह सामंत थे। तो इससे ये चीजों को क्या है, एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रमाणित करते हैं कि ये महाराज उपाधि लिख रहे हैं,
मतलब ये किसी न किसी के सामंत रहे होंगे। इत सिंह एक चीनी यात्री था, उन्होंने भी उनके जो विवरण है उनके अनुसार इन्होंने मगध में एक मंदिर का निर्माण कराया था। तो ध्यान, ये क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, इत सिंह के अनुसार, ठीक, इन्होंने मगध में एक मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक, फिर अगला शासक है आपका घटोत्कच, है ना। ये महाभारत वाला घटोत्कच नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना, ये गुप्त काल का घटोत्कच है। देखिए जो घटोत्कच है, स्कंदगुप्त का एक सूपिया लेख है। कौन सा लेख है? सूपिया। ठीक, ये किसका है? स्कंदगुप्त का है। इस लेख में जो गुप्तों की वंशावली है वह घटोत्कच से शुरू की गई है। ठीक, वंशावली में घटोत्कच को शीर्ष पे दिखाया गया है। तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि जो उनकी राजनीतिक स्थिति थी वह घटोत्कच के समय से ही क्या होती है? मजबूत होती है। ठीक, घटोत्कच श्रीगुप्त के पुत्र थे। ठीक, तो इनके बारे में एक ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद अगले शासक हैं आपके चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक, 319 से, इनका जो सन है ना उसको ध्यान रखिएगा, 319 से 350। ठीक, ये हम ईस्वी में चल रहे हैं। देखिए 319 को ही चंद्रगुप्त के राज्याभिषेक के कारण इसे क्या बनाया जाता है? गुप्त संवत। ठीक, तो 319 ईस्वी क्या है आपका? गुप्त संवत है। इसको किस लिए माना गया? जब चंद्रगुप्त प्रथम राज्य गद्दी पे बैठे तो इस सन को उन्होंने क्या बना दिया? गुप्त संवत। उनके राज्याभिषेक का सन है ये। इनको गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक, क्योंकि इन्होंने इसका विस्तार किया। ठीक, पहले तो यूपी और बिहार क्षेत्र में फैला था, फिर उन्होंने बाकी भारत में फैलाया। देखिए मौर्य जितने बड़े क्षेत्र में शासन किए उतने बड़े क्षेत्र में तो गुप्त शासन नहीं कर पाए, लेकिन मौर्यों के बाद उत्तर भारत को राजनीतिक रूप से एकीकृत करने का श्रेय गुप्तों को जाता है। ठीक, इनका फिर इन्होंने इलाहाबाद तक विस्तार को बढ़ाया। ठीक, इलाहाबाद तक अपने शासन का विस्तार किया। अब इन्होंने उपाधि क्या ली? महाराजाधिराज की। ये जो उपाधि है यह हमें दर्शाती है कि यह किसी के अधीन या कोई सामंत नहीं थे। यह एक क्या थे? एक स्वतंत्र राजा थे। इनका विवाह हुआ है लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से। ठीक, लिच्छवी हमेशा से एक शक्तिशाली गणराज्य रहा है, एक शक्तिशाली जगह रही है। तो इनके विवाह से भी इनका प्रभाव क्या हुआ? प्रभाव में वृद्धि हुई। इस विवाह के चलते इन्हें वैशाली भी मिला। ठीक, वैशाली प्राप्त होता है इस विवाह के चलते इन्हें। ठीक, इन्होंने कुछ सिक्के दिखाए, उन सिक्कों को देखिए, उससे पता चलेगा कि इनके समय जो रानी थी इनकी, उनको या तो ये काफी पसंद करते थे, है ना, या उनका प्रभाव शासन प्रशासन में था, क्योंकि इन्होंने कुछ स्वर्ण सिक्के बनवाए थे, है ना, स्वर्ण सिक्के चलवाए। ठीक, किस प्रकार के थे? चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार का, गुप्त कुमार देवी। ठीक, दूसरा है लिच्छवी प्रकार का। ठीक, तीसरा है राजा रानी प्रकार का। ठीक, चौथा है आपका विवाह प्रकार का। ठीक, ये सिक्के क्या बताते? देखिए ये सिक्के बताते हैं कि उस समय रानी का प्रभाव इनके ऊपर काफी था। ठीक, या तो उसे बहुत पसंद करते थे, या लिच्छवी एक बड़ा गणराज्य था, है ना, मतलब शक्तिशाली शासन था, तो उसको अपने से जोड़े रखने के लिए इस प्रकार का सम्मान दिया गया, या रानी का शासन में हस्तक्षेप था। ये सारी चीजें इस प्रकार के सिक्कों से हमें समझ में आती है। ठीक, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य में पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के भी चलाए।
ठीक, तो गुप्त काल में चांदी के सिक्के चलाने का श्रेय किसको जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम अपने शासन के आखिरी वर्ष क्या कर लेते हैं? संन्यास ले लेते हैं और अपना उत्तराधिकारी किसको बना देते हैं? समुद्रगुप्त को बना देते हैं। ठीक, समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का सबसे महान शासक हम बोल सकते हैं। ठीक, जिसने गुप्त साम्राज्य को दक्षिण तक फैलाया। ठीक, गुप्त साम्राज्य का दक्षिण विस्तार का श्रेय आपका समुद्रगुप्त को ही जाता है। ठीक, समुद्रगुप्त 350 से 375 ईस्वी। देखिए, जो प्रमुख प्रमुख शासक है उनके सन को आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि हमको जरूरत पड़ जाता है ऑप्शन में से एलिमिनेशन करने के लिए। ठीक, देखिए समुद्रगुप्त ने एक तो पहला कि इनको जो उत्तराधिकार मिला है शांतिपूर्ण तरीके से मिला, कोई संघर्ष नहीं हुआ। चंद्रगुप्त राजा थे, उन्होंने इनको उत्तराधिकार दिया और वो संन्यास पे चले गए। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त मतलब उत्तर भारत और दक्षिणावर्त मतलब दक्षिण भारत, दोनों तरफ के 12-12 राज्यों को पराजित किया था। ठीक, पराजित करके अपने अंडर मिला लिया। विंसेंट स्मिथ ने इन्हें क्या कहा? भारत का नेपोलियन। ठीक, धरणी बंध भी ने कहा जाता है। धरणी बंध मतलब जीत के अपने धरती को बांध रहा है, मतलब एकत्र कर रहा है, एकीकरण कर रहा है, इसलिए इन्हें धरणी बंध भी कहा जाता है। ये नाम ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। ठीक, इनकी जो विजय का उल्लेख है वह आपका प्रयाग प्रशस्ति में है। ठीक, इस प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की। ठीक, यह वही प्रयाग प्रशस्ति है जिसमें अशोक के अभिलेख थे। एक्चुअली यह जो प्रयाग प्रशस्ति है, ठीक, यह अशोक का ही कौशांबी अभिलेख है। ठीक, जो पहले कौशांबी में था, बाद में अकबर ने इसे कहाँ? इलाहाबाद शिफ्ट कराया। तो ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद किसने शिफ्ट कराया? अकबर ने। ठीक, तो इसमें बीरबल और जहांगीर का भी उल्लेख है। इसी इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति जो बोल रहे हैं हम, कौशांबी अभिलेख बोल लो, इलाहाबाद अभिलेख बोल लो, सब एक है। ठीक, जब समुद्रगुप्त आए तो हरिसेन ने उसी में अपनी रचनाएं लिखी हैं। बाद में अकबर आता है तो अकबर इसी अभिलेख को उठा के कहाँ शिफ्ट कर देता है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में फिर अकबर, बीरबल और जहांगीर का भी उल्लेख इसी अभिलेख के ऊपर किया जाता है। ठीक, तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें ध्यान रखिएगा जो 7वां श्लोक है प्रयाग प्रशस्ति के, 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त के विजय अभियान का वर्णन किया गया है। ठीक, चौथे श्लोक में बताया गया है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को उत्तराधिकार सौंपा। ठीक, इससे संबंधित एक और अभिलेख है हमारे पास समुद्रगुप्त संबंधित, इसे बोलते हैं एरण का स्तंभ लेख। ठीक, यह स्तंभ लेख समुद्रगुप्त की पत्नी एरण स्तंभ लेख। ठीक, इस लेख में एक जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्त देवी बताया जाता है। इसको बस इतना ही याद रखना है कि एरण स्तंभ लेख में, सिंगल लाइनर क्वेश्चन है ना, समुद्रगुप्त की पत्नी को नाम क्या बताया गया? दत्त देवी बनाया गया है। आगे चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं, उनकी एक पत्नी उसकी पुत्री रहती है प्रभावती। ठीक, प्रभावती का पूना अभिलेख है। ठीक, इस अभिलेख में बताया गया है कि समुद्रगुप्त ने अनेक अश्वमेघ यज्ञ किए हैं। क्या किए हैं? अश्वमेघ यज्ञ किए हैं समुद्रगुप्त ने। तो ये दोनों सिंगल लाइन क्वेश्चन है, इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, समुद्रगुप्त ने अपनी विजय के लिए ना कुछ नीतियां बनाई थी। ठीक, इन नीतियों को 5 कैटेगरी में बांटा जाता है और ये 5 कैटेगरी 5 राज्यों के क्षेत्र थे उसके हिसाब से बनी थी। तो अगर हम इसकी विजय नीति देखते हैं, ठीक, कि मतलब किस राज्य के साथ कैसा व्यवहार करना है, ठीक, किसको अपने अंडर में रखना है, किसको
मतलब छोड़ना है, किससे कर लेना है, ऐसी 5 नीतियां हैं। ठीक, पहली नीति देखिए है आपकी, इसको बोला जाता है राज्य प्रसभोद्धरण। ठीक, इस नीति का पालन इसने गंगा यमुना दोआब में किया। ठीक, इसमें क्या कहता था, इसमें वह जो मगध के आसपास के राज्य हैं उनको जीत लेता था, उनको अपने मिला लेता था, उसका प्रशासन सब कुछ अपने अंडर में कर लेता था। ठीक, तो पहली नीति कहाँ के राज्यों के लिए, गंगा दोआब के लिए। इसमें क्या, सीधे राज्य को हराना, अपना सीधे कब्जा कर लेना है, अपने अंडर कर लेना है, सारी प्रशासन राजनीतिक व्यवस्था अपने नियंत्रण के अंदर। ठीक, अगली है सर्व कर दानाग्याकरण, सर्व कर दानाग्याकरण। इस नीति का पालन इसने सीमांत क्षेत्रों, ध्यान रखिएगा क्षेत्र पूछता है ना, सीमांत क्षेत्र, हिमालयी राज्य है ना, असम, नेपाल, बंगाल, इन क्षेत्रों में इसका किया। इसमें मतलब क्या था, इसमें वह राजाओं को बोलता था भाई आप हमारे अंडर में रहो, हमें कर दो। ठीक, जीतता नहीं था उन्हें क्या, तब आदेश भेजता था आप हमको कर दो, हमारी आज्ञा का पालन करो, हमसे विरोध नहीं करना है। ठीक, तो इस प्रकार की नीति इन्होंने कहां पे लगाई, सीमांत क्षेत्रों में। ठीक, फिर अगला है आपका नीति थी वो है परिचारिकीकृत। यह था आपका आटविक राज्यों के लिए थी नीति, मतलब ऐसे राज्य जो जंगली क्षेत्रों में, जो आपके आदिवासी क्षेत्र थे, ठीक, वहां के जो राज्य थे उन पे कब्जा करना और उन्हें अपना सेवक बनाना है। ठीक, मतलब कब्जा कर लेना है, उन्हें वहां पे वो शासन करेंगे लेकिन हमारे अधीन होके एक सेवक के रूप में वह वहां पे शासन करेंगे। ठीक, तो परिचारिकीकृत नीति कहां गई, आपका आठविक राज्यों के लिए बनी। फिर आपकी ग्रहण मोक्षानुग्रह। ठीक, इस नीति का उपयोग इन्होंने दक्षिण के राज्यों के लिए किया। देखिए ऐसा क्यों, देखिए हर नीति का अपना एक विशेष महत्व है ना। हमको पता है कि भारत को जो विंध्यन श्रेणी है वह 2 भागों में बांटती है। विंध्यन के नीचे के भाग को सामान्यतः दक्षिण भारत कह लिया जाता है। ठीक, इस समय के हिसाब से आपका शासन यहाँ है, इस श्रेणी को पार करके यहाँ पे अगर आप सीधे नियंत्रण रखना चाहोगे तो बहुत मुश्किल होगा। कोई भी राजा यहाँ पे सीधे नियंत्रण नहीं रख सकता, या तो बहुत शिथिलता आएगी या बार बार आपको विद्रोहों का सामना करना पड़ेगा। तो इससे निपटने के लिए उन्होंने क्या किया, ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति अपनाई दक्षिण राज्यों के लिए। क्या होती थी, पहले दक्षिण के राज्यों को जीतना है। हमने सुना है कि समुद्रगुप्त छत्तीसगढ़ भी आए थे, यहाँ पे महेंद्र सेन और व्याघ्र जो राजा हैं उनको हराए थे। ठीक है ना, नलवंश की राजा हराए थे महेंद्र सेन को, आपके फिर इधर पे वाकाटक को हराए थे महेंद्र सेन, और नलवंश के आपके व्याघराज को हराए थे। ये इसी नीति के तहत था। ग्रहण मोक्ष, दक्षिणी राज्यों को क्या है, पहले जीतना है फिर उनको छोड़ देना है, मतलब दान दे देना है, और उसके एवज में कुछ पैसे उनसे हमको सालाना तौर पे लेना है। यही ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। अब क्या होगा, देखो राजा को आपने पहले तो जीता तो वह आपके अधीन हो गया, जो समय परंपरा चली, मतलब अब आपका गुलाम टाइप का हो गया। जब आपने उसको वापस मुक्त कर दिया कि जाओ हम तुम्हारी जमीन को वापस तुम्हें सौंप रहे राज्य, तो वो सौंप रहे, तो उसको क्या हुआ, एक उसमें सामने वाले के प्रति क्या आ जाएगी, कृतज्ञता का भाव आ जाएगा कि नहीं यार इसने जीता है फिर भी हमको क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। तो इस प्रकार से उसने इधर के राज्यों में अपने विश्वास पात्र लोगों को, मतलब एक विश्वास जमा लिया अपना। ठीक, अब वह उसके अधीन भी थे, उसका विरोध भी नहीं करते थे क्योंकि उसकी दयालुता से भी खुश थे, या जीत के भी वापस कर देता कौन करता है, और एक निश्चित कर भी इनको प्राप्त हो जा रहा था। ठीक, परिचारकी के आठवीं राज्यों में इन्होंने सेवक वाली भावना क्यों, राज्यों को स्वतंत्र रखा मतलब कि आप हमारे विरोध में नहीं रहोगे, आप हमेशा अपने अंडर में, हमारे अंडर को, मतलब हमारे शासन को स्वीकार करोगे, और जब भी जरूरत पड़ेगी हमारे सेवक या सेना के रूप में आप कार्य करोगे। क्योंकि आपको पता है जो आदिवासी समुदाय या जो वन राज्य होते थे, यहाँ के लोग स्वतंत्रता को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। अगर आप उन पर सीधे नियंत्रण रखोगे तो वो क्या करेंगे, विद्रोह करने में लग जाएंगे। हमने देखा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय भी जब भी अंग्रेजों ने या किसी भी ऐसे लोगों ने जो उनके संसाधनों पे, उन पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है, आदिवासी समुदाय पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है, तो वह लोग फिर अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। ठीक,
तो इस प्रकार से इन्होंने इस नीति का पालन किया जिससे कि किसी प्रकार का विद्रोह ना उत्पन्न हो। अगला है आपका कन्योपायन। ये था आपका विदेशी राज्यों के लिए। विदेशी राज्य मतलब उत्तर पश्चिम भारत के, आपके अफगानिस्तान समझ लो, इधर पे जो राज्य थे इस एरिया के राज्यों के लिए। इसमें क्या है, इसमें क्या वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाते थे। अभी सीधी सी बात है, वैवाहिक संबंध हो गया तो एक फैमिली रिलेशन हो गया, तो कोई एक दूसरे पे क्या है आक्रमण नहीं करेगा। ठीक, तो यह टोटल इसकी 5 विजय नीतियां थी। क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इन नीतियों को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक, चलिए इसके सिक्कों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, क्योंकि इसने लगभग 6 प्रकार के सिक्के निकाले थे जो विशेष तौर पे किसी विशेष चीज को इंगित करते हैं। ठीक, जैसे देखते हैं हम कौन कौन से। पहला है आपका गरुड़ प्रकार की मुद्रा। ठीक, ये मुद्रा देख रहे हैं हम लोग। पहला है गरुड़ प्रकार की मुद्रा। यह इन्होंने नागवंशी राजाओं पे विजय पे निकाली थी। ठीक, किस पे निकाली थी? जो नागवंशी राजा होते थे उनको इन्होंने जिसे पराजित किया था, इस विजय की प्रतीक के चिन्ह में इन्होंने यह गरुड़ मुद्राएं निकाली थी। इसमें पराक्रम शब्द अंकित है, पराक्रमा। ठीक, सिंहवाहिनी देवी का भी चित्र है और पराक्रम शब्द अंकित है। फिर अगला है धनुर्धारी सिक्का। ठीक, इस सिक्के में जो राजा है वह क्या है, धनुष बाण लिए खड़ा हुआ है। अंकित है अप्रतिरथा। ठीक, और सिंहवाहिनी देवी की भी इसमें प्रतिमा उत्कीर्ण है। फिर एक सिक्का इन्होंने परशु प्रकार का निकाला। ठीक, इसमें जो राजा है वह परशु पकड़े हुए क्या है, खड़ा है। ठीक, इसमें जो अंकित है वह है कृतांत परशु। ठीक, देखिए ये याद करने वाली चीज है, कोई समझना नहीं है आपको, सीधे क्वेश्चन सिक्के हैं रखना है। आप 5-6 बार, मतलब जितनी बार आप रिवीजन मारोगे उतनी ज्यादा आप परफेक्ट होते जाएंगे। ठीक, इसके बाद है आपका व्याघ्रहंता। है ना, देखिए व्याघ्रहंता सिक्के में यह माना गया है कि जो छत्तीसगढ़ के, मतलब छत्तीसगढ़ में यह प्रचलन है कि छत्तीसगढ़ में जो इसने व्याघ्र राजा को हराया था उसके उपलक्ष्य में इसने व्याघ्रहंता सिक्के को चलाया था। ठीक, एक है आपका वीणा वादन सिक्का है। इसमें जो राजा है क्या है, वीणा पकड़े हुए क्या है, अपना बैठा हुआ है। ठीक, अच्छा देखिए जो आपका व्याघ्रहंता जो सिक्का है इसमें जो राजा है, ठीक, राजा के साथ मकर वाहिनी गंगा का भी चित्र है। मकर वाहिनी गंगा का इसमें चित्र है और साथ में लिखा है राजा समुद्र गुप्त। उत्कीर्ण है सिक्के में, क्या लिखा है, राजा समुद्र गुप्त। ठीक, व्याघ्रहंता मकर वाहिनी गंगा है, राजा समुद्र गुप्त अंकित है। इसलिए जो ये मकर वाहिनी गंगा है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि जब इसने गंगा और जमुना दोआब पे जब विजय की उस समय यह सिक्का निकाला। लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या मानना है कि जब यहाँ के राजा व्याघ्र राज्य को हराया तब इसने व्याघ्रहंता सिक्का निकाला। एक 6वें प्रकार का सिक्का है इसका अश्वमेघ सिक्का। ठीक, इस सिक्के में राजा अश्वमेघ कहते हुए दर्शाया गया है। ठीक, ये है आपको समुद्रगुप्त के 6 सिक्के। इसको ऐसे ही याद करना है, किस चीज पे क्या है इस चीज को ध्यान रखना है, किस सिक्के पे क्या उत्कीर्ण है, उसका रीजन क्या था सिक्के निकालने का। ठीक, देखिए समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि भी दी जाती है। अगर कोई पूछे तो कविराज की उपाधि किसको दी गई है, समुद्रगुप्त को कविराज। समुद्रगुप्त में एक किस्सा है कि
जो श्रीलंका के एक राजा थे मेघवर्ण, ठीक, उन्होंने समुद्रगुप्त से परमिशन मांगा था एक बौद्ध मंदिर निर्माण के लिए मगध में। नहीं, बौद्ध मंदिर निर्माण के लिए मांगा था, है ना, बौद्ध मंदिर निर्माण के लिए परमिशन का निर्माण उन्होंने मांगा था। इसने श्रीलंका के राजा का नाम है मेघवर्ण। मतलब समुद्रगुप्त का जो प्रभाव था इतना विशाल था कि श्रीलंका का राजा भी उनसे परमिशन मांग रहा था एक बौद्ध मंदिर निर्माण के लिए, ठीक। तो माना जाता है, कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने वह परमिशन दी थी और फिर उसने एक बौद्ध मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक। तो इस राजा का नाम ध्यान रखिएगा, मेघवर्ण, जिसने समुद्रगुप्त से एक बौद्ध मंदिर निर्माण के लिए परमिशन मांगी थी, ठीक। तो आज का सेशन को यहां समाप्त करते हैं, ठीक। इसके आगे फिर हम जो गुप्त साम्राज्य का अगला पार्ट है उसमें फिर आगे कंप्लीट करेंगे, जो बचे हुए शासक हैं, और हो गया तो प्रशासन को भी उसी में देख लेंगे, अगर नहीं हुआ तो उसका एक और वीडियो बन जाएगा, ठीक। और जैसा कि आपको पता है, आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है और हमारे सीएम साहब भी इसमें एक्टिव दिख रहे हैं कि वह 58% आरक्षण पे रिजल्ट निकालने को तैयार जैसे दिख रहे हैं, है ना। तो उम्मीद है जल्दी ही सारी जो वैकेंसियां लॉक हुई थी वह ओपन हो जाएंगी। तो आप लोग को अपनी तैयारी भी उसी हिसाब से तेज कर देनी चाहिए। और इसी के साथ बताता हूं कि हमारे जो ऐप है वो भी लॉन्च हो गया है, जल्दी ही आप लोग को उसको लिंक शेयर कर दिया जाएगा, और उसमें भी आपको काफ़ी सारे टेस्ट सीरीज और आपको अलग अलग तरह के प्रोग्राम वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, धन्यवाद।